हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज संडे है और संडे को हम हमेशा की तरह वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्या क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 4 से लेकर 10th ऑफ अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको देख लेते हैं। डेज के बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, केवल इंपॉर्टेंट पर्सन्स पे ही डिस्कशन करेंगे। कोई भी पर्सन किसी भी वजह से जो न्यूज़ में है तो पर्सन इन न्यूज़ देखेंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अच्छा नया इनिशिएटिव है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद 45 क्वेश्चंस का एक क्विज है, ठीक है, एक एमसीक्यू सेशन है। तो आप 45 क्वेश्चन के क्विज को अटेंड करेंगे और लास्ट में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे अपने स्कोर के साथ विथ स्कोर याद रखेंगे, विथ स्कोर कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ओके है जी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीकली करंट अफेयर्स है ये आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। चाहे आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एमपी से है, सो मैं आपको बता दूँ आईटीआई टीओ की वैकेंसी आउट हुई है। सो आप एक बार देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आईटीआई है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, सो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो एसएससी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, सबके लिए ये यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी, स्टेट एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप एसएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। जितनी भी बैंकिंग न्यूज़ और इकोनॉमी न्यूज़, क्योंकि इकोनॉमी तो आपके सिलेबस का पार्ट होता है, बैंकिंग भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एसएससी के सिलेबस का होता है। तो जुलाई मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स थे, जुलाई मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स थे, उस पर एक वीडियो आज आपको मिलने वाला है इवनिंग तक, तो आप उसको अटेंड करना भी नहीं भूलेंगे। चलिए, और एक और छोटी सी बड़ी शानदार सी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन लाइव हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है एप्लीकेशन पे। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस मैगजीन में क्या क्या है एक बार मैं बस 2 मिनट में बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन है जिसका इंडेक्स है इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ऑबिचुरीज, बुक्स, इंडेक्स, रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में एक अलग से सेगमेंट भी है, पेरिस। तो मतलब जुलाई मंथ की जो भी, मतलब जुलाई मंथ में जो भी पेरिस ओलंपिक में जो भी इनिशिएटिव्स हुए थे वो यहाँ पर अलग से आपको मिल जाएगा। फिर बैंकिंग न्यूज़ है, बैंकिंग न्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पे बजट को भी लगा दिया है, और आपकी डिफेंस एंड साइंस टेक की न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपको मिलेगी एक और फाइल जिसमें आपको टॉप 150 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें इस मैगजीन में अवेलेबल हैं। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से, पूजा जैन क्लासेस सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे। वेरी यूजफुल मैगजीन, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी है, पॉलिटी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है जिसमें आपको टॉपिक वाइज 30 टेस्ट मिलेंगे। अभी देखो आपको करना क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है, जो टेस्ट यहाँ पे बनाए गए हैं उसकी एक लिस्ट है। तो अभी अमेंडमेंट पार्ट 1, अमेंडमेंट पार्ट 2, अमेंडमेंट पार्ट 3, कैग, अटॉर्नी जनरल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से लेकर 2023 तक रहे हैं और उन्होंने जो भी वर्क किया है अपने टेन्योर में वो। तो इतनी चीज़ें, जैसे पूछ लिया जाता है ना कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके समय इमरजेंसी लगी, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके समय एलपीजी मॉडल आया, ठीक है। मतलब कई तरीके के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कई बार टेन्योर पूछ लेते हैं, सीक्वेंस पूछ लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का, ठीक है। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2 बार हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके समय पे अगर देखा जाए तो रशिया मतलब इंडो पाक वॉर हुआ था या इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो कई तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 1, 2, 3 और ये 6 टॉपिक अभी लाइव है, मतलब ये टेस्ट आप अभी के अभी जाके एप्लीकेशन पे दे सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि पहले इन टॉपिक को पढ़ो, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाओ, फिर टॉपिक को पढ़ो, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाओ, तो दोनों तैयारी होते जाएंगी। टॉपिक भी रेडी हो गया, पता भी चल गया कितना रेडी हुआ है, ठीक है।
और धीरे धीरे जैसे कि अभी क्लास ओवर होने के बाद 2 और टेस्ट अपलोड कर दूंगी, फिर कल 2 और टेस्ट अपलोड कर दूंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 30 टेस्ट आप एक दिन में दे दोगे, 30 टॉपिक एक दिन में पढ़ दोगे। तो विद इन अ वीक ये पूरे टॉपिक आपको अपलोड हो जाएंगे, तो आप फिर इनके सबके टेस्ट दे सकते हो। अभी ये 6 टेस्ट लाइव है, आप इन 6 टेस्ट को अभी के अभी जाके दे सकते हो। क्लियर। और यहाँ पे 6 to 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज परचेस कर लिया है। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे 5-6 बच्चों ने पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर लिया है। मंडे को लाइव हो जाएगी, मैं उसमें टेस्ट अपलोड कर रही हूँ, इंडेक्स बना रही हूँ, मंडे को लाइव हो जाएगी। तो मंडे से आप ज्योग्राफी के टेस्ट भी दे पाओगे। अभी आप पॉलिटी के टेस्ट दे लो, ठीक है। इतनी चीज़ें तो ये थी बेसिक बातें। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेज पे। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। तो क्विक रिवाइज करेंगे, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना धीरे धीरे कहानियां होंगी, नहीं होंगी, फास्ट हम चलेंगे, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। हमारा पर्पस क्या होता है वीकली का? रिवीजन करना। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर के पास जाते हो तो टीचर आपको सजेस्ट करते हैं रिवीजन, और रिवीजन का तरीका क्या होता है? जनरली बोलते हैं 1, 7, 21। ऐसा ही बातें होती हैं कि आज आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा, उसको वीकली रिवाइज किया और फिर उसके बाद मंथली कर लिया। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होती। तो हमारा पर्पस क्या है? रिवीजन करना है। और हमारा पर्पस ये भी है कि हमें 45 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले 1 अगस्त को हमने वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर। नेक्स्ट है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, मतलब जो फर्स्ट वीक होता है अगस्त मंथ का, तब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे या फिर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और यहाँ पे थीम क्या थी? क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इसके अलावा ये एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है तो आप देखेंगे यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और दोनों मिलके जो भी फादर्स हैं उनको इनकरेज करेंगे, उनके रोल को बताएंगे किस तरीके से आपको मदर को इनकरेज करना है कि आपको जो आपका बच्चा है वो 6 मंथ के बच्चे तक के लिए क्यों जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। तो यूनिसेफ एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ज्वाइन हैंड टू प्रमोट फादर रोल इन द इनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। चलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे था, क्योंकि 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था? 1945 में यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और उस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम क्या था? आंसर है लिटिल बॉय। तो इसलिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। और 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को हिरोशिमा के बाद कुछ दूरी पर एक और शहर है जिसका नाम है नागासाकी, वहां पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसए ने जापान में, और उस बॉम्ब का नाम क्या था? फैटमैन। तो फैटमैन और लिटिल बॉय से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं, याद रखना भूलना मत। कौन कौन सा? 10 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और जुलाई मंथ को हैंडलूम वीक मतलब हैंडलूम मंथ भी डिक्लेयर किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों इस दिन को मनाया गया? क्योंकि 7 अगस्त को 1905 में हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है, जिसमें हम हैंडलूम को या फिर जो हमारे देसी गुड्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, और जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट करते हैं। सिंस 2015 से आप देखेंगे हमने नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत की थी, जिसकी थीम है हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन, ठीक है। फिर 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे भी था, क्योंकि 7 अगस्त को 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 87.58 मीटर है। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं तब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अभी हम जब इंपॉर्टेंट पर्सन वाली बात करेंगे तब इनका नाम वापस से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 9 अगस्त। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को 2 बहुत इंपॉर्टेंट डे आपने सेलिब्रेट किए, और ये दोनों दिन याद रखने हैं आपको, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया था, और प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी 2020 में 2020 में।
एज पर द पीआईबी डेटा और जो लास्ट टाइम लायन सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ एशियाटिक लायन कितने हैं, 672 इनकी पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो ये नंबर भी आप याद रख लेना। फिर 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी सेलिब्रेट किया था। पर्पस यही है कि फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, उसको रिड्यूस करना है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमने 10 अगस्त को मनाया, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट डेज जो कि हमने 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मनाए। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा कोई भी दिन ऐड नहीं किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं यार, हर दिन कोई एक दिन होता है। तो इसलिए केवल उतना ही फोकस करो जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, जो भी पर्सन जिनको कोई अवार्ड मिला है, अपॉइंटमेंट हुई है, डेथ्स हुई हैं, रेजिग्नेशन दिया है, वो सारे इंपॉर्टेंट पर्सन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पर्सन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ऑफ इंडियन एयरफोर्स सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी गगन यात्री फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन। रिसेंटली इसरो ने 2 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को चयन किया है, उनको सिलेक्ट किया है। जो अपकमिंग नासा का मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उस पे हमारे देश के 1 गगन यात्री को भेजा जाएगा और 2 लोगों को भी सिलेक्ट किया है। तो प्राइमरी गगन यात्री कौन है, आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला है। इसके अलावा बैकअप, तो बैकअप के लिए यहाँ पे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को सिलेक्ट किया गया है एज अ गगन यात्री। पहले इंडियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में गए थे, उनका नाम था राकेश शर्मा। चलिए अगले पर्सन है जिनका नाम है ग्रिनसन जॉर्ज। Dr. Grinson George appointed Director of ICAR CMFRI। ICAR का क्या मतलब होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारे देश की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्वतः काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। इसका फॉर्मेशन 16 जुलाई 1929 को हुआ था और 1860 के सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर है। अब हमारा जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट आते हैं। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी इंस्टीट्यूट के रिसेंटली डायरेक्टर किसे बनाया गया है, डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज को बनाया गया है। डन। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, काफी ज्यादा न्यूज में है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली क्या किया है, यूनियन होम मिनिस्टर ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को रिमूव कर दिया है, जिनका नाम था नितिन अग्रवाल। सिमिलर जो डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे बीएसएफ के, जिनका नाम था वाईवी खुरानिया, इनको भी रिमूव कर दिया और वापस अपने स्टेट भेज दिया है। और फिलहाल के लिए जो एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं बीएसएफ के, वो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को एडिशनल चार्जेस बीएसएफ के दिए गए हैं। इसके अलावा अमृत मोहन प्रसाद को स्पेशल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ में। ये थोड़े से चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी जुलाई मंथ में हमको अभी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिले हैं पेरिस ओलंपिक में, जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं या जो चेंजेस हुए हैं वो देख लेंगे। सबसे पहली बात आती है मनु भाकर के बारे में, और पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इन्हें फ्लैग बियरर अपॉइंट किया गया है। फ्लैग बियरर बनाया गया है बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है पीटी उषा, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली इस पेरिस ओलंपिक में क्या किया है, 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। एक 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक आपके मिक्स्ड कैटेगरी में। तो ये हमारे देश की पहली शूटर बन गई हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में मेडल को जीता है, ठीक है। इसलिए इनको क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियरर बनाया गया और इनके साथ साथ पीआर श्रीजेश को भी फ्लैग बियरर बनाया गया है। अगला नाम आता है नीरज चोपड़ा का, और नीरज चोपड़ा इंडिया के ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल हमको लाके दिया है जेवलिन थ्रो में। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 89.45 मीटर था, ये याद रखना, 89.45 मीटर इनका बेस्ट थ्रो था। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है और इनका बेस्ट स्कोर क्या था, 92.97 मीटर। ये इनका बेस्ट थ्रो आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की मेंस हॉकी टीम के बारे में। तो लगातार दूसरी बार, लगातार मतलब टोक्यो ओलंपिक्स में भी और अब पेरिस ओलंपिक में भी हमारी हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है। हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी हॉकी टीम के पास अभी तक टोटल 13 मेडल्स हो चुके हैं जो इन्होंने समर ओलंपिक्स में जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 सिल्वर मेडल है और अब 4 ब्रोंज मेडल हो चुके हैं। ठीक है, इतनी चीजें। और हमारे जो गोलकीपर थे PR श्रीजेश, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से रिटायरमेंट भी ले लिया है और अब इनको जूनियर हॉकी टीम का हेड कोच बनाया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अगला नाम आता है लक्ष्य सेन का। लक्ष्य सेन हमारे देश के एक शानदार बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये पहले इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ओलंपिक्स के। अभी तक कोई भी मेल बैडमिंटन प्लेयर ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था और लक्ष्य सेन पहुंचे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स के बारे में, तो अभी तक केवल 2 ही आपके इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लाके दिया है, PV सिंधु और सानिया नेहवाल। ठीक है, अगला नाम आता है यहाँ पर अमन शेरावत का। अमन शेरावत एक रेसलर है और इन्होंने रिसेंटली 57 kg कैटेगरी में भारत के लिए ब्रोंज मेडल लाकर दिया है। इसके अलावा ये यंगेस्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल या फिर जिन्होंने कोई भी मेडल लाके दिया है ओलंपिक्स में। ये यंगेस्ट है, इनकी एज 21 ईयर्स एंड 24 डेज आपको मिल जाएगी। तो अमन शेरावत का नाम भी याद रखना है। कैटेगरी 57 kg कैटेगरी है और आपका ब्रोंज मेडल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, और इन्होंने रिसेंटली ओलंपिक्स में टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ये 5th नंबर के टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिनको गोल्डन स्लैम मिला है, मतलब जिन्होंने चारों के चारों ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन को जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है और पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नोवाक जोकोविच का नाम हमें याद रखना है। डन। चलो अब कुछ और पर्सन देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब बात करते हैं CEO ऑफ बोइंग के बारे में। तो रिसेंटली केली ऑटबर्ग को CEO बनाया गया है बोइंग का, और बोइंग कंपनी आपको USA में देखने को मिलेगी जिसके फाउंडर कौन मिल जाएंगे? विलियम E बोइंग। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रवीणा राय को MD एंड CEO बनाया है MCX का। MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे ट्यूनेशिया से। तो ये ट्यूनेशिया है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या मिल जाएगी आपको? तो कैपिटल मिल जाएगी ट्यूनिश, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है ट्यूनेशियन डॉलर। एंड रिसेंटली ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम क्या है? कैमिल मदौरी। नेक्स्ट बात करते हैं MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। रिसेंटली RBI ने रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, इसलिए इंद्रजीत कमोत्रा को रिसेंटली MD एंड CEO बनाया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगला नाम आता है जेनेट यंग। जेनेट यंग तीसरी बार, 3rd टाइम फिल्म एकेडमी की प्रेसिडेंट बन रही हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस कौन बन गई है? जेनेट यंग बन गई हैं। फिल्म एकेडमी का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था लॉस एंजलिस में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने देश की प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट मुर्मू, जो पहली प्रेसिडेंट है हमारे देश की, जो कि अभी फिजी पर विजिट करने गई थी। और जब वो फिजी पहुंची, फिजी की कैपिटल सूबा है, अभी हम मैप में फिजी की लोकेशन भी देखेंगे। दिस इज फिजी, जो कि पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल आपको सूबा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम फिजियन डॉलर है। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति गई थी और यहाँ पर फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये अवार्ड किसको दिया गया है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन किसी सेट में 100% मिलेगा। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी भरतनाट्यम डांसर के बारे में जिनका नाम था यामिनी कृष्णमूर्ति। शी पास्ड अवे रिसेंटली। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का रिलेशन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से रहा है। ठीक है, इनका निधन हो गया। इनको कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड मिला है 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2001 में, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2016 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको 1977 में मिला है। तो ये वाली लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से, पर्टिकुलर इस लाइन से आपको SSC के किसी एक सेट में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला।
अब बात करते हैं यहाँ पर वेटरनर गांधीयन शोभना रनाडे। तो शोभना रनाडे जो कि एक सोशल वर्कर रही हैं, इनका भी निधन हो गया है। शी पास्ड अवे रिसेंटली और इन्हें सोशल वर्क में 2001 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो ये पद्म भूषण अवार्डी रही हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम क्या रहा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। ही पास्ड अवे रिसेंटली और इनका जो टेन्योर था वो 2000 से लेकर 2011 तक था और उसके बाद फिर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगला नाम आता है मोहम्मद यूनिस का और रिसेंटली इनको इंतरिम गवर्नमेंट, बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मतलब थी, जिनका नाम था शेख हसीना, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद इंतरिम गवर्नमेंट का हेड किसको बनाया गया है, आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। इन्होंने काफ़ी काम किया है बांग्लादेश में और इन्हें बैंकर ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में, इसलिए इनको यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। नोबेल पीस प्राइज इनको 2006 में दिया गया है, 2006 में, ठीक है। एंड लास्ट पर्सन है यहाँ पे डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता, जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है पीयूष गुप्ता, और इन्होंने कहा है कि वो मार्च 2025 में स्टेप डाउन कर लेंगे, मतलब रेजिग्नेशन दे देंगे एज अ सीईओ इन द डीबीएस बैंक। और अब इनकी जगह कौन अगला सीईओ बनेगा, तो आंसर हो जाएगा तेन सू सान बनेंगी, जो कि पहली फीमेल होंगी जो डीबीएस बैंक की सीईओ की पोजीशन पे पहुंच रही हैं। डन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में। चलिए अब अगला और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम कवर करने वाले हैं स्टेट एंड नेशनल इवेंट्स पे। किसी भी स्टेट ने कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम या नया इनिशिएटिव है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री ने रिसेंटली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया है फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हर महीने 1000 रुपीज वीमेन्स को फाइनेंशियल असिस्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है, 1000 रुपीज का। तो झारखंड के जो भी फीमेल्स है जिनकी एज 21 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है, 21 साल से लेकर 50 साल के बीच में है, वो यहाँ पर एलिजिबल है अंडर द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वीमेन एंड ऑफिशियली इसको 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है, ये बात यहाँ पर मेंशन है। कंडीशन ये है कि जो बेनिफिशियरी है उनकी एनुअल इनकम, उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने रिसेंटली 10 बैगलेस डे को प्रपोज किया है फॉर द स्कूल स्टूडेंट 6 to 8। मतलब यहाँ पे अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनको 10 डेज बैग लेके नहीं जाना है स्कूल्स में। इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएगी, हैंड ऑन लर्निंग, वोकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है नायाब सिंह सैनी और हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जिसने अनाउंसमेंट की है टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। तो फार्मर से जितने भी क्रॉप वो प्रोड्यूस करते हैं उन सबको खरीद लेगा हरियाणा गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब MSP में। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट, अभी अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। अगर आप MSP के बारे में बात करते हैं तो MSP इज द गारंटीड अमाउंट पेड टू द फार्मर व्हेन द गवर्नमेंट बाय देयर प्रोड्यूस, ठीक है। MSP बेसिकली रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंडेशन दी जाती है बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस इसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था और ये बॉडी वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनकी जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, बाइंडिंग इन नेचर नहीं होते। सरकार चाहे तो मना कर सकती है इनके रिकमेंडेशन को मानने के लिए, ठीक है। MSP को पहली बार 1966-67 में लेकर आया गया था जिसके लिए कमेटी भी बनी थी, केझा कमेटी। नेक्स्ट बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। रिसेंटली ये स्कीम न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हम इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इनिशियली इस स्कीम को 2 सालों के लिए लॉन्च किया गया था और आपकी जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम है वो आपकी मार्च 2025 तक ही वैलिड है और उसके बाद इसका एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन निर्मला सीतारमण जी ने दी है। अब हम बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में। ये आपकी वन टाइम स्कीम है जिसको बजट में
2023 के बजट में लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। इसमें कोई भी इंडिविजुअल फीमेल, चाहे वो माइनर हो या किसी भी एज ग्रुप की हो, वो मिनिमम 1000 रुपीज से लेकर अप टू 2 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट कर सकती हैं, जिसमें आपको यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों तक 7.5%। क्लियर है। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉ का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। 1 साल के बाद आप अप टू 40% तक पैसा बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पैसे में, मतलब आप जो अप टू 2 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट द स्कीम। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो भी मैंने आपको अभी बोली है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब रिकॉल कर पा रहे हो ना? ये सारी चीजें हमने डेली करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। चलिए, इसके अलावा लोकसभा के रिटर्न रिप्लाई में रिसेंटली बताया गया कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने अपने देश में 2 पिकॉक सेंचुरीज को बिल्ड किया है, और वो दोनों पिकॉक सेंचुरी कहाँ पर है? एक कर्नाटका में है और एक आपको केरला में देखने को मिल जाएगी। कर्नाटका में जो हमने पिकॉक सेंचुरी डेवलप की है, तैयार की है आपके पिकॉक्स के कंजर्वेशन के लिए और उनके ब्रीडिंग के लिए, तो आप देखेंगे कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में इसको ओपन किया गया है, जिसका नाम क्या है? अदी चुनचुनगिरी आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलर केरला में जो पिकॉक सेंचुरी बिल्ड की गई है उसका नाम क्या है? चुल्लू नुआर आपको देखने को मिल जाएगा। चुल्लू नुआर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुसुम स्कीम के बारे में। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रिटर्न रिप्लाई में कहा है कि अभी तक पीएम कुसुम स्कीम से 4,11,222 बेनिफिशरीज को या फार्मर्स को फायदा हुआ है। ठीक है, अगर हम पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बात करेंगे तो कुसुम का मतलब होता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पर्पस यही है कि जो हमारे ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड पे प्रेशर को कम करना है, और जो सोलर पंप्स हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स के जरिए सोलर पंप्स और सेपरेट सोलर पंप्स को लॉन्च करना है आपके फार्मर्स के पास। और अगर कोई फार्मर है जिसके पास खाली जमीन है तो वहां पर आप सोलर प्लांट भी या बहुत सारे सोलर पैनल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फार्मर उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड को बेच भी सकता है, जिससे फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी। इस तरीके से आपकी ये पीएम कुसुम स्कीम वर्क करती है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड गवर्नमेंट के बारे में। और नागालैंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक पैक्ट को साइन किया है ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन। और ये नागालैंड पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसका पर्पस केवल इतना है, अगर कोई भी डिजास्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होता है नागालैंड की और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो उसके लिए वो यहाँ पे कंपनसेशन देंगे, जिससे इकोनॉमी बर्डन ना हो। और इस पे जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट प्रीमियम अमाउंट को पे करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली 4 न्यू एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पे जो नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से इफेक्ट में आए हैं, चंडीगढ़ के एक इवेंट में इन्होंने 4 एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। वो 4 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? पहला है ई साक्ष्य एप्लीकेशन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या है ये एप्लीकेशन? ई साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। तो जो भी क्राइम सीन है उसके जो भी एविडेंस है, फोटोज, ऑडियो, वीडियोस, उन सबको ऑनलाइन अपलोड करना, जिससे उनको इजीली सर्वर से रियल टाइम बेसिस में कोर्ट पर एक्सेस किया जा सके। ई समन एप्लीकेशन, तो इसके जरिए कोर्ट किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली समन भेज सकती है और पेश होने बोल सकती है कोर्ट्स में। न्याय सेतु क्या है? तो न्याय सेतु में पुलिस, मेडिकल स्टाफ हो गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन और जो भी प्रिजनर अथॉरिटीज हैं, उन सबका एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जिससे रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। और फिर है न्याय श्रुति एप्लीकेशन, मतलब अगर कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई विटनेस है जो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर हम अपने देश के तीनों क्रिमिनल लॉज के बारे में बात करें तो 3 क्रिमिनल लॉज आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय न्याय संहिता, जिसने रिप्लेस किया है आईपीसी 1860 को। फिर आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस लॉ ने रिप्लेस किसको किया है? सीआरपीसी 1973 को। और फिर आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये नए लॉज 1 जुलाई से हमारे देश में लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस। फिग मतलब अंजीर का जूस, जो कि जीआई टैग है, अंजीर है, इसके जूसेस को पहली बार एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसी यूरोपियन मार्केट में, मतलब पोलैंड में। कौन एक्सपोर्ट करेगा? यहाँ पर आप देखेंगे पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसको एक्सपोर्ट करेगी। ये जो पुरंदर के फिग्स है, ये अंजीर है, ये जीआई सर्टिफाइड है अपने टेस्ट के कारण, स्मॉल साइज और न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण ये वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का या समवर्ती सूची का टॉपिक होता है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है। तो अभी तक ऐसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने आरटीआई, राइट टू एजुकेशन के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, और वो राज्य कौन से हैं? पंजाब, तेलंगाना, केरला एंड वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें तो 2009 में ये एक्ट आया था एंड 2010 से इनफोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा हमारे देश में। इसके अलावा हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके जरिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया था, जो है आपका आर्टिकल नंबर 21A, जो कि कंपलसरी एजुकेशन एंड एजुकेशन टू ऑल के बारे में बात करता है कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। ये बात आपको हमारे आर्टिकल 21A में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। रिसेंटली ये गवर्नमेंट स्कीम भी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड ने अनाउंसमेंट किया है कि अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन हम अपने पूरे देश में 3,958 वन धन विकास केंद्र को सेटअप करेंगे, और इन वन धन विकास केंद्र को सेटअप करने के लिए 587 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये जो वन धन विकास केंद्र है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज को, जिसके कारण ट्राइबल कम्युनिटी अपने जो माइनर फॉरेस्ट गुड्स हैं उनको बेच सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वन धन विकास केंद्र स्टेब्लिश किए जाएंगे वो कहाँ पे किए जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। मतलब मैक्सिमम बजट किसको जाएगा? आंध्र प्रदेश को जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपको आसाम एंड राजस्थान मिलेगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो अलोकेशन या सबसे कम बजट किसको जाएगा? वो जाएगा दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को। यहां पर केवल एक ही सेंटर सेटअप किया जाएगा, और एक सेंटर को सेटअप करने के लिए मैक्सिमम 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम इंप्लीमेंट ट्राइफेड करता है, वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस स्कीम के लिए 1612 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, और ड्यूरेशन स्कीम का 21-22 से 25-26 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है, और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या होगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसके टोटल एरिया के बारे में बात करें तो 2829 स्क्वायर किलोमीटर में आपको गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। अगर हम अपने देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। 2nd नंबर पे आपको मानस टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि आसाम में है। एंड लास्ट न्यूज है यहाँ पे 3rd एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया है, जो कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारी कंट्री में एग्जीक्यूट होगा एज अ पार्ट ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे। हर घर तिरंगा कैंपेन को पहली बार 2022 में 2022 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट, और ये 3rd एडिशन रिसेंटली स्टार्ट हो गया है। डन इतनी चीजें। तो ये थे हमारे जो भी इस हफ्ते कोई नेशनल स्कीम या फिर स्टेट स्कीम या बहुत इंपॉर्टेंट कोई इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था वो हमने देख लिया। अब बारी यहाँ से शुरू होती है आपकी। 45 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमको करने हैं। ठीक है, अच्छा जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, सो पीडीएफ लेने का तरीका है कि आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पूजा जैन CA 247। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड हो जाती है, आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ।
देखिएगा जो पीआईबी का डेटा होता है वो आपके एग्जाम के लिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर न्यूज़ के कंपैरिजन में। और अभी यहाँ पर जब लोकसभा और राज्यसभा से रिटर्न रिप्लाई मांगे जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमारे देश में टोटल न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितने अभी न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है। द करेंट इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन द कंट्री इज ब्लैंक स्प्रेड अक्रॉस ब्लैंक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो हमारे देश की अभी फिलहाल टोटल पावर न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, तो हमारे देश की अभी कैपेसिटी 8180 मेगावाट है और प्रेजेंटली 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट द लोथल गुजरात। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को कहां पे बनाया जाएगा, तो गुजरात में बनाया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे मैंने QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के बारे में रिसेंटली आपके साथ डिस्कशन किया था। उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। गलत वाला स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहला बोला है द फ्रेमवर्क इवेल्यूट स्टेट बेस्ड ऑन द 4 पिलर। तो यहाँ पर जो QCI फ्रेमवर्क है इसमें 4 आपको मेन पिलर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड सुशासन मतलब गवर्नेंस। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द अगस्त 2024 रैंकिंग इंक्लूडिंग शिक्षा, स्वास्थ्य एंड समृद्धि एंड सुशासन को फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र वॉज नोटेड फॉर हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ एक्रेडिटेशन एंड रेटिंग इन द शिक्षा इन द अगस्त 2024 रेटिंग। और फिर गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान जो हैं ये हाई नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन है इन द माइक्रो कैटेगरी अंडर द समृद्धि पिलर। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, 4 पिलर है और अभी आपको 3 पिलर्स के अंदर अवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। रैंकिंग अभी 3 पिलर के अंदर की गई है। फ्यूचर में मतलब जो अगला एडिशन आएगा उसमें हम गवर्नेंस को भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है देखो हाईएस्ट नंबर, वो भी शिक्षा में। तो शिक्षा में यार तो कॉमन सेंस है, शिक्षा में तो केरला ही टॉप पर है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला गलत है कि ये इनकरेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे 5 मेजर पेमेंट कंपनीज हैव अप्लाइड टू जॉइन द RBI इंडियाज पायलट प्रोग्राम फॉर इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब ई-रूपी। तो ई-रूपी को प्रमोट करने के लिए RBI और 5 पेमेंट कंपनी साथ मिल रही हैं। वो 5 पेमेंट कंपनी कौन सी हैं? तो 5 पेमेंट कंपनी है गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, क्रेड एंड मोबिक्विक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च अ गोल्डन सर्कल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। तो DBS गोल्डन सर्कल है, किसने लॉन्च किया है? DBS बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द आसाम राइफल किसे बनाया गया है? तो विकास लखेरा को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन्होंने साइन किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन द जामनगर गुजरात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फंड डोनेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ ब्लैंक टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली $85 मिलियन का फंड दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विनेश फोगाट रिसेंटली डिस्क्वालीफाई हो गई हैं फ्रॉम द वीमेंस ब्लैंक रेसलिंग फिनाले इन द पेरिस ओलंपिक। तो किस कैटेगरी में इन्होंने खेला था? आंसर है 50 kg कैटेगरी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये वो सारे के सारे हमारे देश के अभी आपको देखने को मिलेंगे रेसलर्स जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। और लिस्ट टैली अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, जगह नहीं है, 8 नंबर के पर्सन भी आप अमन जी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है Which Indian company has been included in the 2024 Fortune Global 500 list for the first time? तो यहाँ पे टोटल 9 कंपनीज हैं जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इस साल के लिए इंक्लूड की गई हैं। पहले नंबर पे RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्री है और यहाँ पे पहली बार HDFC बैंक को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन द गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो जनरली इस तरीके की मीटिंग कहाँ होती है? ऑप्शन हो जाएगा जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चलिए वही क्वेश्चन है, बस
घुमा कर पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ डोनर एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ साइनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट अ WHO हेडक्वार्टर इन जेनेवा. The agreement outlines the financial term for implementing the activities of WHO Global Traditional Medicine Center. पूछा जा रहा है सिंपल सी बात कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां पर है, तो जामनगर गुजरात में है. ठीक है, डन. नेक्स्ट, IIT मद्रास हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब. तो IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी लैब्स को लॉन्च करने के लिए इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, फिनटेक एंड एरोस्पेस. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IDBI बैंक. Who has been given the additional charge of Director General of BSF? आंसर हो जाएगा SSB के डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी. ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट है वेटरनर यामिनी कृष्णमूर्ति passed away recently at the age of 83. She is related to the which dance? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम. ये हाइड करना भूल गई मैं, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम तौरपे. ग्राम तौरपे रिसेंटली passed away. पूछा जा रहा है ये किस स्पोर्ट से थे, तो आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट की फील्ड से एसोसिएटेड थे. फॉर्मर इंग्लैंड बैटर और कोच भी रहे हैं. नेक्स्ट है वेटरनर गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रनाडे पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100. सोशल वर्क के लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड 2001 में 2001 में दिया गया था. ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में भर भर के मिलेंगे. अगर आपने अभी तक पिछले 5 साल के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन पे आप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में. ठीक है. नेक्स्ट है Which bank has become the first private bank to merge both UPI and NCMC मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर इन द सिंगल कार्ड? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे RBL बैंक. ऑप्शन बी, RBL बैंक. चलिए नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ IPEF के बारे में, मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ठीक है. इसकी जो क्लीन एनर्जी की समिट हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी और इसके आपके 14 मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं. ठीक है. इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा. अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर 3 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है. कौन कौन से 3 इनिशिएटिव है? सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क एंड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है. पूछा जा रहा है इनके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे या कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है, आइडेंटिफाई करना है पेयर. तो सप्लाई चेन काउंसिल के बारे में मैंने बात की थी कि इसका चेयरमैन तो USA है लेकिन वाइस चेयरमैन इंडिया है. पहला स्टेटमेंट तो सही है. फिर क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क रिपब्लिक ऑफ कोरिया चेयर कर रहा है और जापान वाइस चेयर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है. लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड में चेयरमैन USA और फिजी वाइस चेयरमैन है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंगली इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी आपके करेंट फाइनेंशियल ईयर में. तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की GDP रेटिंग अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 7.5% आपको देखने को मिल जाएगी. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है वेयर वॉज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड. तो 4थे नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है. Which food aggregator company has launched a new application District? तो डिस्ट्रिक्ट नाम से एक नया एप्लीकेशन किस फूड प्रोवाइडर ने या फूड एग्रीगेटर ने लॉन्च किया है जिसके कारण आप यहाँ पे जो भी आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, डाइनिंग करना है, मूवी टिकट बुक करना है, वो सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं. आंसर हो जाएगा जोमेटो. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको याद नहीं है तो मैंने कुछ दिन पहले PIB का डेटा आपको सिखा रही थी और यहाँ पर मैंने बोला था ये पोस्टर है, इसमें ये 3 बातें लिखी हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. मैंने कहा था ये रट लेना, ऐसा करके मैंने आपको बताया था करेंट अफेयर्स में. वही क्वेश्चन है ये. इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, ब्लैंक लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर एंड ब्लैंक लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. तो क्या हो जाएगा आंसर? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग अ फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन. उस एग्जीबिशन का नाम क्या है अंडर द नेशनल हैंडलूम डे? सो आंसर हो जाएगा विरासत. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है
रिसेंटली जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हो कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने 33 जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसके लिए 4 कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स को इशू किया है। पूछा जा रहा है कौन से स्पोर्ट्स को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, मतलब इन स्टैम्प में कौन से स्पोर्ट की पिक्चर है। तो याद कीजिएगा, जेवलिन थ्रो है, टेबल टेनिस है, सेलिंग है और फील्ड हॉकी है। मतलब 1 2 3 एंड आपका लास्ट वाला 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेन सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको मिल जाएंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा फिजी का मिला है। लास्ट ईयर 2023 में सूरीनाम का मिला था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि संभाल रहे हैं कौन? ज्योति आदित्य सिंधिया। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है एनी रेस। तो एनी रेस का क्या मतलब है? एनी रेस का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ई कनेक्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, मतलब सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम द पीएम कुसुम योजना टिल द जून 2024। तो यहाँ पर पीएम कुसुम योजना से अभी तक कितने फार्मर्स को फायदा हुआ? तो 4,11,000 आप याद रख सकते हैं, 4.11 लाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed the league ambassador of the South Africa 20 League? तो ऐसे 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि एक भरतनाट्यम डांसर रही है हमारे देश की, इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो इनको तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला है, 2016 में। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंटली अस्त्र मिसाइल न्यूज में थी। अस्त्र MK1 मिसाइल, ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये आपकी किस तरीके की मिसाइल है? आंसर हो जाएगा ये आपकी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज आपको मिसाइल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लायोब्लास्टोमा। रिसेंटली ये टर्म न्यूज में था। ये टर्म किससे एसोसिएटेड है? तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो ट्यूमर होता है ना, उससे एसोसिएटेड है, मतलब एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रेन कैंसर या स्पाइनल कैंसर भी बोल सकते हो। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर एट MSP। तो किसने अनाउंसमेंट किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर। इस बुक की ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुदीप्ता सेन गुप्ता। इस पुस्तक की लेखिका आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट GI टैग फिग जूस टू द विच कंट्री। कहां पर भेज रहे हैं हम? पोलैंड में भेज रहे हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसको रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था लद्दाख में? आंसर हो जाएगा पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अभी लोकसभा में बताया गया कि जो हमने एक कंपटीशन लॉन्च किया था और नया अभी कंपटीशन लॉन्च कर दिया गया है, तो उसमें हमने बेस्ट टूरिज्म विलेज कितने विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया था इन 2023? आंसर हो जाएगा 35। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन को इस साल के लिए भी अनाउंस कर दिया है। जो पहला एडिशन था 2023 में, उसमें 35 विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बेस्ट टूरिस्ट विलेज। नेक्स्ट बात करेंगे Recently, which state has become the first in the country to implement a disaster risk transfer parametric insurance solution? तो कौन है वो? नागालैंड है और इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नेक्स्ट है RBI ने रिसेंटली अपर जो लिमिट है UPI ट्रांजेक्शन की फॉर द टैक्स पेमेंट इंक्रीज कर दी है। 1 लाख रुपीज से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे C को आप करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज इनॉग्रेट डिजिटल शक्ति सेंटर। तो डिजिटल शक्ति सेंटर को नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने लॉन्च किया है जिससे क्या कर सके, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट फीमेल्स उसको रोका जा सके। आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15 अगस्त को अभी इसरो अपना 55th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगा और इस ओकेजन पे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। पूछा जा रहा है वो किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा SSLV D3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में। इनका बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर था। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। पूछा जा रहा है इनका बेस्ट थ्रो क्या है? आंसर हो जाएगा 92.97 मीटर। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। पूछा जा रहा है किस टीम को डिफीट किया है, किसको हराया है? तो स्पेन की टीम को हमने यहाँ पर डिफीट करने का काम, हराने का काम किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री वॉन CAVA कावा वीमेंस वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024। ये जो लीग है ये नेपाल में हुई थी और फाइनल मैच किसने जीता है? इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला जा रहा है हु विल बी द सेकेंड इंडियन फ्लैग बियरर अलॉन्ग विद द मनु भाकर। तो मनु भाकर के साथ क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन होंगे? PR श्रीजेश होंगे, ऑप्शन C। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। याद कीजिए, एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही थी जिसको हेड कर रहे थे अमित शाह, और वहां पर यम्स स्कीम को अप्रूव किया गया है। यम्स का मतलब युवा आपदा मित्र स्कीम है। तो पूछा जा रहा है ये स्कीम के लिए बजट कितना अलॉटमेंट किया गया है, और इस स्कीम में आपके 1300 आपदा जो मित्र हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, मास्टर ट्रेनर हैं। उसके अलावा 2.37 लाख वॉलंटियर ट्रेनर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये कितने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगी। तो आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है और बजट बताना है अपने स्कोर के साथ। क्लियर? तो ये थे आपके वीकली करंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे थोड़ी सी रीच बढ़े और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। एंड पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।